नमस्कार दोस्तों। कुंडली में काल सर्प दोष और इसके निदान के बहुत सारे सरल उपाय हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर आज मैं आप लोगों को इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या क्या उपाय होते हैं, क्या क्या निवारण हो सकता है, आज मैं यह बताने जा रहा हूँ। अक्सर व्यक्ति काल सर्प दोष का नाम सुनते ही घबरा जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष का पाया जाना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। देखा जाता है कि लगभग 70% लोगों की कुंडली में यह दोष होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी यह दोष था। और तो और क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कुंडली भी काल सर्प दोष से प्रभावित थी। लेकिन फिर भी दोनों व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में नाम और मान सम्मान प्राप्त करने में सफल रहे। काल सर्प दोष कुंडली में खराब जरूर माना जाता है, किंतु विधिवत तरीके से यदि इसका उपाय किया जाए तो यही काल सर्प दोष सिद्ध योग भी बन सकता है। आइए तो जानते हैं कि क्या होता है यह काल सर्प दोष और किस प्रकार से यह व्यक्ति को प्रभावित करता है। काल सर्प दोष क्या है, वह कुंडली में कैसे बनता है। काल सर्प दोष जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु ग्रहों के बीच अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। क्योंकि कुंडली के एक घर में राहु और दूसरे घर में केतु के बैठे होने से अन्य सभी ग्रहों से आ रहे फल रुक जाते हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच में सभी ग्रह एक तरह से फंस जाते हैं और यह जातक के लिए एक समस्या बन जाती है। इस दोष के कारण फिर काम में बाधा आना, नौकरी में रुकावट आना, शादी में देरी होना, धन संबंधी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। आइए जानते हैं काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में 12 प्रकार के काल सर्प योग का वर्णन किया गया है। पहला है अनंत काल, दूसरा है कुलिक, तीसरा है वासुकी, चौथा है शंखपाल, पांचवा है पद्म, छठा है महापद्म, सातवां है तक्षक, आठवां है करकोटिक, नौवां है शंखचूड़, 10वां है पातक, 11वां है विषाक्तर, 12वां है शेषनाग। पहला है अनंत काल सर्प योग। अगर राहु लग्न में बैठा है और केतु सप्तम में और बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में, तो कुंडली में अनंत काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अनंत काल सर्प योग के कारण जातक को जीवन भर मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। इस प्रकार के जातक का वैवाहिक जीवन भी परेशानियों से भरा रहता है। दूसरा है कुलिक काल सर्प योग। अगर राहु कुंडली के दूसरे भाव में और केतु अष्टम भाव में विराजमान है और बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में है, तब कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के जीवन में धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती रहती है। तीसरा है वासुकी काल सर्प योग। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु विराजमान हो तो बाकी ग्रह बीच में हो तो वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस प्रकार की कुंडली में बल और पराक्रम को लेकर समस्या उत्पन्न होती रहती है। चौथा है शंखपाल काल सर्प योग। अगर राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में हो तो साथ ही साथ बाकी ग्रह इनके बीच में हो तो शंखपाल काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे संबंधी मोटा मोटी देखा जाए तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी, धन और मान सम्मान संबंधी परेशानियां बनी रहती है। पांचवा है पद्म काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु और बीच में अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो पद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे इंसान को शादी और धन संबंधी दिक्कतें परेशानी लगी रहती है। छठा है महापद्म काल सर्प योग। अगर राहु किसी के छठे घर में और केतु 12वें घर में विराजमान हो तो बाकी ग्रह मध्य में हो तो यह महापद्म काल सर्प योग का जन्म होता है। इस प्रकार के जातक के पास विदेश यात्रा और धन संबंधी सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। सातवां है
तक्षक काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु और केतु लग्न में हो तो इसके तक्षक काल सर्प योग बनता है। यह योग शादी में विलंब व वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न करता है। 8वां है कर्कोटक काल सर्प योग। अगर राहु 8वें घर में हो और केतु दूसरे घर में आ जाता है और बाकी ग्रह इन सभी के बीच में हो तो कर्कोटक काल सर्प योग बन जाता है। ऐसी कुंडली वाले इंसान का धन स्थिर नहीं रहता है और गलत कार्यों में धन खर्च हो जाता है। 9वां है शंखनाद काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो सारे ग्रह इनके मध्य हो तो इससे बनने वाले योग को शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। यह दोष भाग्य में रुकावट, पराक्रम में रुकावट और बल में कमी प्रदान करता है। 10वां पातक काल सर्प योग है। इस स्थिति के लिए राहु 10म में हो, केतु 4थे घर में हो और बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में हो तब पातक काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसा राहु काम में बाधा व सुख में भी कमी करने वाला बन जाता है। 11वां है विषाक्तर काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य में अटके हो तो इनसे बनने वाले योग को विषाक्त काल सर्प योग कहते हैं। इस प्रकार की कुंडली में शादी, विद्या, वैवाहिक जीवन में परेशानियां बन जाती हैं। और लास्ट में है 12वां में शेष नाग काल सर्प योग। अगर राहु 12वें घर में और केतु 6ठे घर में और बाकी ग्रह इनके बीच में हो तो शेष नाग काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। ऐसा राहु स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। अब हम जानेंगे कि इसको शांति करने के उपाय क्या क्या हैं। तो सबसे पहले काल सर्प योग से जो ग्रसित व्यक्ति हैं वो शिवलिंग पर प्रतिदिन जल जरूर चढ़ावे, शिव भगवान का रुद्राभिषेक करें, नाग पंचमी का व्रत करें। नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन को बहते जल में प्रवाहित करें। कोयला बहते जल में प्रवाहित करने से भी शांति होती है। 1.25 मीटर एक टोटका बता देते हैं। 1.25 मीटर काला कपड़ा में 1.25 kg काला तिल, 250 ग्राम सरसों तेल। सरसों तेल को जो उसमें रखिएगा तो पाउच में डाल करके आप रखिएगा और 1 पीस छिला हुआ नारियल, जो मंदिर में हम लोग चढ़ाते हैं वही नारियल उसमें डालना है और कुछ क्वाइन डाल दीजिएगा, लोहा वाला सिक्का। और उसके बाद उसको 3 गांठ लगा, जैसे पोटली हम लोग बांधते हैं उस तरीके से बांध दीजिएगा। फिर 7 शनिवार या बुधवार, जैसे कि शनि बुध ऐसे करके 7 बार करना है। 2 से 4 PM के बीच उत्तर मुख होकर के नदी में प्रवाहित करना है। और प्रवाहित करने के बाद 100 मीटर तक पीछे मुड़ के मत देखिएगा, क्योंकि ये तांत्रिक विद्या है। इसको प्रवाहित करने के बाद आप चलते चले जाइएगा। और ये सब जो भी सामग्री आप लीजिएगा तो शुक्रवार के दिन ही खरीदिएगा, शनिवार को मत लीजिएगा। शुक्रवार को लेकर के शनिवार के दिन प्रक्रिया कीजिएगा, फिर शनि बुध इस तरह से करते चले जाइएगा। और मोर का पंख सदा अपने निवास स्थान पे भी रखिए, तो इससे भी ज़्यादा फायदा होता है। कुल देवता की उपासना करते और प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसका शुद्ध अगर आप उच्चारण कर लेते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं, जितना हो सके। कोई जोड़ी नहीं कि 108 बार ही हो, 11 बार 21 बार, मतलब विषम संख्या में ही करना है, सम संख्या में मत कीजिएगा। और मंगलवार एवं शनिवार को रामचरित्र के सुंदर कांड का पाठ भी श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। अब इसी सब उपाय के द्वारा आप अपने काल सर्प दोष को मुक्ति कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक जानकारी बांटने से भी आपको लाभ पहुंचेगा। और अगर किसी प्रकार का पर्सनली सुझाव लेना हो तो आप मेरे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।